हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है मनरेगा। मनरेगा जिसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005। बात की जाए दोस्तों मनरेगा की, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में देखने में मिलते हैं। साथ ही साथ में आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग बखूबी जानते हैं कि मनरेगा जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ऐसे रोजगार कार्यक्रम हो गए या फिर ग्राम विकास योजनाएं हो गई, इन सब से रिलेटेड पेपर्स में आपको हमेशा मनरेगा से संबंधित क्वेश्चन देखने में ज़रूर मिलेंगे। या फिर आप बैंकिंग का भी एग्ज़ाम देते हैं जिसमें आप ग्रामीण बैंक के बारे में पढ़ रहे हो, वहाँ पर भी आपको मनरेगा से सवाल देखने में मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों चालू करते हैं। मनरेगा जो कि एक मांग आधारित रोजगार कार्यक्रम है और ये जारी हुआ था 7 दिसंबर 2005 को। मनरेगा की नीति का निर्माण अमेरिकी ने किया था जिनका नाम था जिन ड्रेस। बात की जाए दोस्तों चरण की, क्योंकि मनरेगा विभिन्न चरणों में संपादित हुआ था, तो प्रथम चरण जो था 2 फरवरी 2006 को, जिसे कि हम मनरेगा दिवस के रूप में भी मनाते हैं 2 फरवरी को, शुरुआत इसकी जो हुई थी अनंतपुर आंध्र प्रदेश से हुई थी। 2005 में दोस्तों ये बन करके जारी हुआ और उसका जो प्रथम चरण था 2006 में लागू हुआ। और सबसे पहला जिला अनंतपुर का था, जो कि कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। इसलिए ये सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने हमारे इस पीडीएफ में, इस वीडियो में सारा कुछ कवर किया हुआ है। आपको मनरेगा के लिए और कहीं से भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना ही आपके लिए मोर देन इनफ होगा। आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन इसमें हैं। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आप देखेंगे कि इनमें से बहुत सारे सवाल ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और आगे बहुत सारे सवाल हैं जिनकी पूछने की संभावनाएँ हैं। तो मनरेगा से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं हमने यहाँ पर एक जगह पर कलेक्ट कर लिया है। तो चलिए बात करते हैं। देश के 27 राज्य और 200 जिलों में ये लागू हुआ था। कब? प्रथम चरण में। छत्तीसगढ़ के 11 जिले में ये लागू हुआ था, जिनमें थे बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोरिया, सरगुजा, जसपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कवर्धा, राजनांदगांव, धमतरी। दोस्तों आपको ये जिलों के नाम याद रखने पड़ेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही सवाल देखने में आते हैं। अभी छत्तीसगढ़ में एडीओ की पोस्ट आने वाली है, इसलिए हम अभी क्या करेंगे कि छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा पढ़ेंगे। आपको ऑप्शन में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के कौन कौन से ज़िले शामिल थे, तो उसमें आपको चारों ऑप्शन में से ऐसा हो जाएगा कि 3 ऑप्शन शामिल वाले होंगे और एक जो नहीं शामिल था उन ज़िलों का नाम दे दिया जाएगा, या सिर्फ एक ज़िले का नाम पूछेगा तो एक करेक्ट होगा और 3 कोई और ज़िलों के नाम दे दिए जाएंगे। तो इसलिए आपको ज़िलों के नाम भी दोस्तों याद होने चाहिए। कभी कभी कूट बना करके भी दे देता है। मान लीजिए 2 ज़िले शामिल थे, उनको 1 और 3 में डाल दिया और 2 और 4 में जो ज़िले शामिल नहीं थे उनको डाल दिया, तो फिर आपसे पूछेगा, तो उसमें पूछेगा कौन सा कूट सही है, पहला तीसरा, पहला दूसरा। इस प्रकार से भी सवाल बनते हैं। चलिए बात करते हैं दूसरे चरण की। तो ये 1 अप्रैल 2007 को लागू हुआ था और इस समय छत्तीसगढ़ के 4 ज़िले में ये लागू हुआ था, जो है रायपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा और महासमुंद। तीसरे चरण जो कि 1 अप्रैल 2008 को था, ये समस्त जिलों में लागू हुआ था छत्तीसगढ़ के। और दोस्तों बात की जाए कि 2009 में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का नाम इसमें जोड़ा गया। इसके पहले हम इसे नरेगा के नाम से जानते थे, किंतु जब इसमें 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया, उसके बाद से इसका नाम मनरेगा हो गया। आपको ये भी याद होना चाहिए कि कब कौन सा चरण स्टार्ट हुआ था। तो देखिए 2005 में लागू हुआ और तीनों चरण बैक टू बैक नेक्स्ट ईयर 6, 7, 8 में आ गए। दूसरे और तीसरे चरण का डेट सेम है, 1 अप्रैल। आपको ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। और प्रथम चरण जो 2 फरवरी है वो तो हम ऑलरेडी मनरेगा दिवस के रूप में मनाते ही हैं, तो इस प्रकार से आपको सारे डेट्स याद हो गए। अब बात करते हैं इसके उद्देश्य की। तो इसका जो मेन उद्देश्य है दोस्तों वो ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में मिनिमम 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। यानी कि जो एक फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें कम से कम 100 दिन का कार्य अवश्य लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। गरीबों की आजीविका को बढ़ावा देना, ऐसे लोग जो कि रोज़गार के लिए भटक रहे हैं, जिन्हें रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, जो कि अपने आजीविका के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर हैं, ऐसे लोगों को आजीविका प्रदान करने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया है। तीसरा बात करें, सक्रियतापूर्वक सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करना, पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण और महिला सशक्तिकरण। इसके द्वारा दोस्तों महिलाओं को सशक्त करने का भी पुरजोर प्रयास किया जा रहा है और देखा भी जा रहा है ऐसी महिलाएं जो कि गरीबी में जीवन व्यतीत कर रही थी, इस योजना का लाभ उठा पा रही हैं।
बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर 100 दिवस का कार्य ना दे करके यहाँ की गवर्नमेंट 150 दिवस का कार्य उपलब्ध करा रही है मनरेगा के तहत। और चूँकि ये 50 दिन का कार्य छत्तीसगढ़ राज्य की गवर्नमेंट अलग से प्रोवाइड करा रही है, इसलिए उसका एक्स्ट्रा खर्चा भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ही भरेगी। और जो दोस्तों, इसमें हम जब आवेदन करते हैं तो मनरेगा के अंदर हमें 15 दिन के अंदर ही रोज़गार उपलब्ध कराने की गारंटी दी जाती है, इसलिए इसके फुल फॉर्म में आपको गारंटी वर्ड भी देखने को मिलता है। और अगर गवर्नमेंट किन्हीं कारणवश हमें 15 दिन के अंदर रोज़गार अवेलेबल नहीं करा पा रही है, तो वो हमें बेरोज़गारी भत्ता प्रोवाइड कराती है, और ये जो खर्च होता है ये स्टेट गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कराती है। और अगर 15 दिन के भीतर उन्होंने हमें रोज़गार नहीं दिया, तो हमें 1/4 जो हिस्सा होता है वो हमें बेरोज़गारी भत्ता के रूप में देती है। जैसे कि मान लीजिए हम 100 रुपीज़ वेजेस के हिसाब से काम कर रहे थे मनरेगा के तहत, लेकिन अभी गवर्नमेंट हमें जॉब नहीं दे पा रही है, तो वो हमें 1/4 यानी कि 25 रुपये का भुगतान करेगी। कब? जब अगर वो 15 दिन के भीतर हमें रोज़गार प्रोवाइड नहीं करा पा रही है। वहीं अगर ये अवधि 30 दिन के बाद की हो, तो फिर हमें गवर्नमेंट उसका आधा प्रोवाइड कराएगी, यानी कि जहाँ वो 25 रुपये प्रोवाइड करा रही थी, अब वो हमें 50 रुपये प्रोवाइड कराएगी। इसका जो भुगतान होता है दोस्तों, ये बैंक डाकघर के माध्यम से होता है आपके बचत खाते में, और यदि आपके पास खाता नहीं है तो आपको नकदी भी प्रोवाइड कर दी जाती है। और हम बात करें कि बेरोज़गारी भत्ता किन किन कंडीशंस में नहीं दिया जाएगा, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राकृतिक आपदा की। अगर किसी राज्य में, किसी ज़िले में बाढ़ आया हुआ है या अन्य प्रकार का कोई सूखा काल पड़ गया है, तो उस कंडीशन में वहाँ की गवर्नमेंट आपको बेरोज़गारी भत्ता देने के लिए बाध्य नहीं है। इसके अलावा जैसे ही गवर्नमेंट ने नोटिस जारी किया, आपको ऑफ़र लेटर भेजा कि आप आइए काम करिए, और आप 15 दिन के भीतर उपलब्ध नहीं होते हैं, तो भी आपको बेरोज़गारी भत्ता नहीं मिलेगा। कई लोग ये सोचते हैं कि अगर हम वहाँ पे ना जाएं तो फिर हमें तो घर बैठे ही पैसा मिलेगा, भले ही 1/4 मिले, आधा भी मिले, बिना काम के मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर गवर्नमेंट ने नोटिस जारी कर दिया है और आप 15 दिन के भीतर वहाँ पर मौजूद नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर आपको इस कंडीशन में बेरोज़गारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। वहीं आप अगर 1 हफ्ते तक बिना किसी सूचना के, बिना किसी नोटिस के लगातार अनुपस्थित हैं, तो भी आपको बेरोज़गारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। तो इन कंडीशंस में आपको बेरोज़गारी भत्ता नहीं मिलने वाला है। अब अगर हम बात करें लक्षित दर्शक की, तो परिवार के अन्य सदस्य जो हैं वो लक्षित दर्शक होते हैं। अब ये लक्षित दर्शक क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए कि आपके यहाँ आपके फादर जो हैं उनको जॉब कार्ड मिला हुआ है, किसी फैमिली में उनके यहाँ उनके फादर को जॉब कार्ड मिला हुआ है, तो परिवार के जो बाकी सदस्य हैं जो कि कार्य करने को इच्छुक हैं, वो लक्षित सदस्य कहलाते हैं, लक्षित दर्शक कहलाते हैं। इन लोगों को अन्य कार्य जैसे कि वृक्षारोपण, भूमि विकास, सड़क निर्माण, जल संरक्षण आदि में सम्मिलित किया जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आगे मनरेगा सामाजिक अंकेक्षण की। दोस्तों, ये जो वर्ड आप सुन रहे हैं आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, थोड़ा सिंपल मैं बताती हूँ। इसे हम कहते हैं सोशल ऑडिट। मनरेगा के तहत सोशल ऑडिट भी किया जाता है, सतर्कता या मूल्यांकन निरीक्षण किया जाता है, और ये मुख्यतः ग्राम पंचायतों में होता है। यानी कि हमें पेपर्स पे जो डाटा अवेलेबल है ज़मीनी तौर पे वैसा है कि नहीं है, इसके लिए ऑडिट किया जाता है। साथ ही साथ उस पर्टिकुलर इलाके में, उस गांव में मनरेगा के तहत क्या काम कराया जा सकता है, इसके लिए भी सोशल ऑडिटिंग बहुत ज़रूरी होती है। दोस्तों, अभी हमारे मनरेगा में एक ऐप बहुत ही क्रियाशील है जिसका नाम है NMMS। इसका फुल फॉर्म है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर। आपको इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए दोस्तों। ये जो सॉफ्टवेयर है ये सभी प्रकार की ऑडिटों में भी सहायता करता है, साथ ही साथ जितने भी ऑडिटिंग होती हैं उसके लिए तो डाटा प्रोवाइड कराता ही है। फिर जो वहाँ पे मज़दूर हैं उनकी हाजिरी का भी काम करता है, उनको पेमेंट पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है, ये सब का भी कार्य इस NMM सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाता है। चलिए बात करते हैं मूल्यांकन की। तो जिला, जनपद, ग्राम पंचायत में 6 माह में एक बार यहाँ पे ऑडिटिंग होती है। 6 माह में एक बार यानी कि साल भर में 2 बार ऑडिटिंग की जाती है, ग्राउंड लेवल से मिलान करने के लिए कि हमारे पास जो डाटा है वो रियल है, वैलिड है या फिर नहीं। बजट की बात की जाए दोस्तों मूल्यांकन के लिए, तो बजट जो भी हमारा बनता है उसका 0.5% से 1% तक जो होता है वो मूल्यांकन के लिए दिया जाता है। यानी कि ऐसा नहीं कि बजट जब पास हुआ है तो आप उसमें का आधा पैसा सिर्फ ऑडिटिंग के लिए ही खर्चा कर देंगे, आप उसका सिर्फ 1% ही ऑडिटिंग के लिए खर्चा कर सकते हैं।
और इसके लिए आवेदन जो होता है दोस्तों हमें ग्राम पंचायत में देना होता है, पहले भी बता चुकी हूँ मैं। प्रमुख अधिकारियों की बात कर ली जाए तो जो कि स्टेट लेवल पे अधिकारी होते हैं वो होते हैं रोजगार गारंटी आयुक्त। वहीं अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात की जाए तो जिला कार्यक्रम समन्वयक जो कि हमारे कलेक्टर होते हैं। जनपद की बात की जाए तो कार्यक्रम अधिकारी, और अगर गांव के लेवल पे बात की जाए तो सहायक रोजगार कर्मी। ये आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन बन चुके हैं। जो सहायक रोजगार कर्मी होते हैं दोस्तों उन्हें कॉन्ट्रैक्ट लेवल यानी कि संविदा पर नियुक्ति किया जाता है और इनकी नियुक्ति जो है वो सीईओ करता है। और हमारे बजट का जो 50% राशि है वो एटलीस्ट ग्रामीण क्षेत्र में खर्च होना चाहिए। आइए चलिए देखते हैं केंद्र और राज्य का क्या अनुपात होता है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं 90:10, यानी कि जो 90% हिस्सा होता है वो केंद्र सरकार भुगतान करती है जबकि 10% राज्य करता है। और फंड का जो 60% होता है वो श्रम लागत में, जबकि 40% सामग्री के पीछे खर्च होता है। इसमें महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की गई है, इसलिए इन्हें रिजर्वेशन भी दिया गया है 33%। तो इस प्रकार से जो महिलाओं को सशक्त बनाने में ये पुरजोर तरीका है, एक पुरजोर माध्यम है जिसके थ्रू महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। बात करते हैं दोस्तों, अगर आपको जो काम दिया गया है वो आपके घर से 5 किलोमीटर क्षेत्र के दायरे से बाहर आता है तो आपको वेतन भत्ता तो आपको यहाँ पर यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा। अगर 5 किलोमीटर के दायरे के बाहर है वो एरिया जहाँ पर आपको जा कर के काम करना है तो 10% यात्रा भत्ता आपको दिया जाएगा। शिकायत की बात की जाए दोस्तों तो आप यहाँ सरपंच को शिकायत कर सकते हैं, और अगर सरपंच आपकी बात नहीं सुन रहा है तो आप कार्यक्रम अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं। साथ ही साथ सरपंच को अगर वो जो भी प्रॉब्लम है वो अपने लेवल पे सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो अपनी सहायता के लिए वो कार्यक्रम अधिकारी के पास जा सकता है। और जहाँ पर भी आपको काम दिया जा रहा है दोस्तों, ऐसे नहीं कि सरकार आपको काम दे रही है तो आपसे इस तरीके से बंधुआ मजदूरी नहीं ले रही है। वो आपको जहाँ पर भी काम प्रोवाइड कराएगी उस स्थल पर एटलीस्ट पेयजल की व्यवस्था होगी, छाया की व्यवस्था होगी और प्राथमिक उपचार की भी सुविधा रहेगी। जब आपको जॉब कार्ड मिलता है तो उसकी जो वैलिडिटी होती है दोस्तों 5 वर्ष के लिए होती है। बात की जाए कि आपको कितने दिनों के लिए काम करना होगा एक हफ्ते में, तो आपको 6 दिन के लिए काम करना होगा और आपको 1 दिन की छुट्टी प्रोवाइड की जाएगी। क्रियान्वयन विभाग की बात की जाए दोस्तों तो ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है इसका क्रियान्वयन विभाग है। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे कम मजदूरी दर कहाँ पे दिया जाता है, तो सबसे कम मजदूरी दर अभी बिहार में दिया जाता है 163 रुपीज़, और वहीं सबसे ज़्यादा की बात की जाए तो केरल में 500 रुपीज़। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लेबर बजट में 2 करोड़ 22 लाख मानव दिवस की बढ़ोतरी की है। अगर 2021-22 की बात की जाए 13 करोड़ मानव दिवस से बढ़कर 15 करोड़ 72 लाख हो गया है। और वहीं अगर हम लोग 21-22 फरवरी की बात करें तो 13.5 करोड़ का लक्ष्य जो है पूरा किया है। 2021-22 28 लाख से अधिक परिवारों के 54,05,000 श्रमिकों को काम दिया गया है। साथ ही साथ इसमें महिलाओं को हमेशा से प्राथमिकता दी गई है, जैसा कि हमने देखा है रिजर्वेशन के थ्रू 33% जो है महिलाओं के लिए रिजर्व है। और अब बात करते हैं कि मनरेगा के तहत काम मांगने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ का 5वां स्थान है, वहीं गुजरात का पहला स्थान है। अभी तक दोस्तों काम की मांग की बात की जाए तो 61.39 लाख अभी तक काम की मांग हो चुकी है। वहीं पर जिनको काम नहीं मिला है वो है 12.22 लाख, यानी कि मात्र 1.9% ही जो हिस्सा है वहाँ पे सरकार जो है काम प्रोवाइड नहीं करा पाई, यानी कि मनरेगा एक बहुत ही सफल प्रोग्राम है। अगर दोस्तों मजदूरी के दौरान किसी की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें 25,000 मुआवजा दिया जाएगा, और मुआवजे की ये जो राशि होगी ये केंद्र सरकार प्रोवाइड कराएगी। यहीं से सवाल बनता है कि ये राशि कौन प्रोवाइड कराएगा, केंद्र या फिर राज्य? केंद्र और राज्य दोनों मिलकर प्रोवाइड कराएंगे या कोई नहीं? तो इसीलिए दोस्तों हमने यहाँ पे एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिखा है ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। सरकार जो राज्य सरकार होती है वो तभी प्रोवाइड करती है जब वो वहाँ पर एक्स्ट्रा काम जो है दे रही है। जैसे कि 50 दिन का एक्स्ट्रा काम छत्तीसगढ़ में दे रही है तो उन 50 दिनों का खर्चा ही छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी। मातृत्व अवकाश की बात करें तो अगर आपने 1 साल में 50 दिन तक काम किया हो तो 1 माह की मजदूरी आपको मातृत्व अवकाश के रूप में मिलती है। मजदूरी दर देखें दोस्तों, अगर हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य में तो 193 रुपये था 2021 में, वहीं उसे बढ़ा करके
2022 में 204 रुपये पर डे कर दिया गया है। तो ये जो मनरेगा है दोस्तों, यहाँ पर अभी छत्तीसगढ़ राज्य मनरेगा के तहत पर डे वेजेस 204 रुपये है। मनरेगा अस्तित्व में कैसे आया इसकी बात करें तो जब पहले भारत में बहुत गरीबी थी, उस समय काम के बदले अनाज योजना, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो गरीबों को सहायता करने के लिए सरकार ने काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का आरंभ किया था। बाद में इन्हीं दोनों को मर्ज करके, इन्हीं दोनों को मिला करके मनरेगा बनाया गया। पहले ये नरेगा बना और फिर 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये मनरेगा बना। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल मनरेगा से रिलेटेड, और ये अपने आप में बहुत ही मोर देन सफिशिएंट है। आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो डाटा है वो तो आपको एक बार में पढ़ने में याद हो जाएगा, बस जहाँ जहाँ पे डेट है वो बस आपको देखना है। होप तो दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।